यस। आज हम देखते हैं राजस्थान के वन। राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत वन नीति का विकास होना, राजस्थान में वन अधिनियम का निर्माण होना, वनों को सुरक्षित रखने के लिए प्राचीन समय का पहला राज्य बनना, स्वतंत्रता के पश्चात हमारे राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वनों का प्रतिशत होना और वन के संरक्षण को लेकर के कार्यों का होना, यह तमाम प्रकार के वनों को लेकर के आने वाले तमाम यूनिट्स, अभ्यारण्य, सभी चीजें जो हैं वह आपके इस यूनिट के द्वारा बताए जाएंगे। एक बार फिर वीर कोचिंग क्लासेस की ओर से आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का हमारे यहाँ नया टॉपिक राजस्थान का वन, जिसके अंतर्गत तमाम आरपीएससी से संबंधित, तमाम प्रकार की कंपटीशन से संबंधित जो प्रश्न उभर करके सामने आएंगे, उन प्रश्नों के ऊपर हम आज चर्चाएं भी करते जाएंगे। साथ ही साथ हम उन पॉइंटों को भी देखेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। हम यहां पर बताएं, प्रकृति के अंदर किसी क्षेत्र का पर्यावरण उपहार के स्वरूप में प्रकृति ने हमें दिया है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी क्षेत्र की जलवायु उसी प्रकृति के आधार पर निर्भर है और ये प्रकृति के द्वारा पर्यावरण उस क्षेत्र का गहना है, उपहार है। हम जानते हैं कि इस प्रकृति के उपहार में हमारा राजस्थान भी अछूता नहीं रहा है। हम राजस्थान के वनों के बारे में देखें तो हमारा राजस्थान विभिन्न प्रकार के जलवायु को लेकर के चल रहा है, जल की अनियमितता को लेकर के चल रहा है, जिसकी वजह से हमारे राजस्थान के अंदर वनों को संरक्षित करने के लिए, उसे और संरक्षण करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का निर्माण हुआ और हमारा राजस्थान किस तरह से वनों को विकसित करता हुआ जाता है और क्या स्थितियां रही हैं, उस पर हम आज वर्णन करते हैं। भारत के स्वतंत्र होने के बाद सन 1952 के अंदर राष्ट्रीय वन नीति बनी और राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत प्रत्येक स्टेट के लिए अपेक्षा की गई कि 33.33% वन उस राज्य में होने चाहिए। यह अपेक्षा हमारे राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत की गई और यह प्रत्येक स्टेट के लिए रखी गई। जब हमारे भारत का स्वतंत्रता हुई उस समय हमारे राजस्थान के अंदर 9.4% ही वन थे और ये विडंबना भी रही है हमारी कि ये वन क्यों कम रहे। उसका कारण हमारे यहाँ की जलवायु, वर्षा की अनियमितता रही है। हमारे राजस्थान के अंदर 1953 में वन अधिनियम पारित किया गया और ये 1953 में जो वन अधिनियम पारित हुआ, ये अधिनियम वनों को कटाई से रोकने के लिए स्थापित हुआ। दूसरी ओर सन 1988 के अंदर
राष्ट्रीय वन नीति ने वनों को संरक्षण करना, उनको बढ़ाना और वनों के अंदर इजाफा देने को लेकर के कानून और नियम बना दिए। तो देखिए, भारत के आजाद होने के पश्चात राष्ट्रीय वन नीति 1952 में और राजस्थान ने अधिनियम 1953 में और राष्ट्रीय वन नीति ने 1988 के अंदर संरक्षण को लेकर के कानून बनाए। हमारे राजस्थान के हम नक्शे के आधार पर देखें तो हमारे पश्चिमी वाला भाग जो कि जैसलमेर का है, और वहां पर हम एक पार्क के बारे में जानते हैं जिसे हम आकल फुट पार्क कहते हैं। यह पाषाणीय काल के समय का सबसे प्राचीन वनों वाला भाग है। अभी वर्तमान में वहां पर जो वन जो प्राचीन काल के बने पड़े हुए हैं, वहां की जलवायु, वहां का तापमान, वहां की वर्षा की स्थिति की वजह से आज वह वन कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए हैं, पत्थर में बदल गए हैं। उस वनों को देखने के लिए पर्यटक हमारे जैसलमेर के आकल गांव के अंदर पहुंचते हैं और ये आकल फूड पार्क कहलाता है। उस प्राचीन काल के समय सबसे पुराना वन है ये, सबसे पुराना पाषाण काल के समय का। और आज वह वन उस पार्क में खड़े खड़े सूखे हुए हैं और काले कोयले के रूप में बदल गए हैं और पत्थर के रूप में है, पत्थर बन चुका है। देखिए कितना पुराना प्राचीन वन का वह क्षेत्र, लेकिन जलवायु, तापमान, वर्षा की विकट परिस्थितियों ने उस पाषाण काल के वन को एक पत्थर के कोयले में बदल दिया। हमारे राजस्थान के अंदर वनों को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न प्रकार की घटनाएं हुई और हमारा भारत ही रही बल्कि राजस्थान के अंदर, भारत में राजस्थान एक ऐसा है जो वन को लेकर के मेलों का आयोजन करता है। राजस्थान वनों को अपने देवताओं से भी बढ़ करके उसका सम्मान करता है। उसका कारण, क्योंकि हम जानते हैं कि वन प्रकृति का उपहार है, वन प्रकृति का उपहार है। और वनों को सुरक्षित रखने के लिए 1910 में जैसलमेर के शासक नरेश ने कानून को पारित किया और वन को तोड़ने, वन को काटने को लेकर के कड़ा से कड़ा आदेश जारी किया और वनों को सुरक्षित रखने का पहला आदेश हमारे राजस्थान के अंदर जैसलमेर के नरेश के द्वारा हुआ। और हम आगे की ओर देखें तो हमारा राजस्थान, अगर हम नक्शे को हम देखते हैं तो हमारा ये जो राजस्थान है, तो देखिए ये हमारा राजस्थान, इस राजस्थान के बीचों बीच अरावली पर्वत श्रृंखला, मानसून का प्रवेश होना, दिशाओं का बदलना और इस तरह से 5 भागों के अंदर विभाजित होना, यह हमें बताता है। और दक्षिणी क्षेत्र के अंदर कर्क रेखा का गुजरना, यह तमाम प्रकार की परिस्थितियां वनों के भागों को बताती है, वनों के भागों को बताती है। अगर आपने हमारे राजस्थान का भौतिक स्वरूप, राजस्थान की कृषि, राजस्थान की जलवायु के यूनिट को अगर आपने इस वीडियो को देखा होगा तो आपको ये बहुत ही इजी तरीके से समझ में आएगा कि किस तरह से ये भाग बन करके डेवलप हुए हैं। तो फिर भी हम इसको रिवाइज करके आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि राजस्थान की जलवायु, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, राजस्थान के अंदर मानसून की स्थितियां वनों को डेवलप करती है,
जिसके कारण हमारे राजस्थान के अंदर जो वन बन के प्रकार बन के उभरे हैं, वह वर्षा को लेकर के, वर्षा की मात्रा को लेकर के डेवलप हुए हैं। तो हमारे यहाँ पर राजस्थान में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं, और ये शुष्क सागवान वन जो है वह 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र जहां पर भी है हमारे इस राजस्थान के अंदर, वहां पर ये शुष्क सागवान पाए जाते हैं। तो एक कल्पना कीजिए, कहाँ है? धौलपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़, हमारे थोड़ा सा भाग है ना वो हाड़ौती वाले क्षेत्र वाला भाग, ये जो भाग है यह हमारे सागवान को लेकर के डेवलप है, क्योंकि यहाँ पर 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो इस क्षेत्र के अंदर कैसे बने हैं? शुष्क सागवान। और शुष्क सागवान जब यहाँ पर हो रहा है, इसका मतलब दूसरे भी वन यहाँ पर होंगे, दूसरे भी पेड़ यहाँ पर होंगे, जैसे बेर भी है यहाँ पर, जैसे आम है, नीम है, बबूल है, साथ ही साथ हमारे यहाँ पर है ना वह बरगद है। ये जो पानी की मात्रा को लेकर के चलने वाले पौधे हैं वह हमारे इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्योंकि सागवान ज्यादा पानी को चाहता है, और जहां पर ज्यादा पानी है वहां पर हमारे आम, बरगद, पीपल जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। महुआ ये भी यहाँ पर पाया जाता है। और ये जिले होंगे हमारे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़, अजमेर वाला क्षेत्र। दूसरे नंबर का हमारे यहाँ पर राजस्थान के जो वन पाए जा रहे हैं वो है मिश्रित पतझड़। मिश्रित पतझड़। अब देखिएगा, इस पतझड़ से ही आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर ऐसे पेड़ पौधे होंगे जो साल में एक बार अपने पत्ते को झाड़ देते हैं और नए पत्ते आ जाते हैं। बता सकते साथियों, ये पत्ते कब झाड़ देती है? वन कब पत्ते को फेंक देते हैं और नए वन आते हैं? कौन से महीने में? हमेशा आपने देखा होगा बसंत ऋतु का समय, और बसंत ऋतु के समय में वृक्ष अपने पत्ते को छोड़ चुके होते हैं और नए पत्तों का आगमन हो चुका होता है। इसलिए कह सकते हैं कि हमारा जनवरी महीना पतझड़ का काल हो जाता है, और फरवरी और मार्च वाला महीना नए पत्तों को देने वाला हो जाता है। नए पत्ते को देने वाला हो जाता है। यहाँ पर उस वृक्ष की कुछ क्वालिटीज के आधार पर मार्च तक पत्ते झड़ते रहते हैं। तो ये जो मिश्रित पतझड़ है, इसका मतलब यहाँ पर कैसे पेड़ होंगे? जो पत्तों को झाड़ने वाले। कैसे पेड़ होंगे? पत्तर को झाड़ने वाले। तो ये 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा वाला जो भाग है, जहां जहां राजस्थान के अंदर 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, वहां पर कैसे वन पाए जाएंगे? मिश्रित पतझड़ वन। और ये हमारे राजस्थान के अंदर प्रतिशत कितना है? 27%। कितना प्रतिशत है? 27%। और ये 27% वाले क्षेत्र के अंदर इस मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल के आधार पर, जिसमें सबसे ज्यादा इस पतझड़ को लेकर के जो वन पाया जाता है वो है धोकड़ा का वृक्ष। सबसे ज्यादा धोकड़ा का वृक्ष पाया जाता है। सबसे ज्यादा धोकड़ा का वृक्ष पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है अर्ध शुष्क सदाबहार वन। कौन से? अर्ध शुष्क सदाबहार वन, यानी कि राजस्थान का वह भाग जो न तो ज्यादा सूखा है और न ही ज्यादा गीला है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि न तो ज्यादा सूखा है न ही ज्यादा गीला है, और वो भी कैसे होंगे? सदाबहार। कैसे होंगे? सदाबहार, यानी कि कभी भी इस क्षेत्र के अंदर वृक्ष जो होंगे वो पतझड़ वाले नहीं मिलेंगे, सागवान वाली स्थिति वाले नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर कौन से मिले? जो हमेशा हरे भरे 12 महीने तक हरे भरे रहते हैं,
पत्ते झड़ने वाली स्थिति नहीं होती। ऐसे तो उसमें कौन कौन से आएंगे, जैसे इसमें हो करौंदा, चीकू, उसके बाद में यहाँ पर है ना वह हमारे बेर जैसे जो वृक्ष होंगे। उसके बाद में हमारे यहाँ पर होगा है ना वह अपने सागवान, उसके बाद में होगा हमारा बांस। ये वाले जो क्षेत्र होंगे तो ये कहाँ पर है, ये आबू पर्वत वाले भाग पर। कहाँ पर, जो माउंट आबू है उसके ऊपर जो अरावली पर्वत श्रृंखला बनी हुई है, अरावली पर्वत श्रृंखला का कौन सा भाग, माउंट आबू, जहां पर गुरु शिखर, शेर जैसी जो चोटियां बनी पड़ी हुई है, यहाँ पर वृक्ष पाए जाएंगे कौन से, सदाबहार वन। और इसका जो प्रतिशत है वो 4% है। कितना है, क्षेत्रफल कितना है इसका, 4%। उसके बाद में आता है शुष्क वन। कौन से वन, शुष्क वन। और शुष्क वन को लेकर के हमारे यूपीएस आयोग ने आईएएस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा था कि उस पौधे का नाम बताइए जो पत्ते न होकर के कांटों में पत्ते बदल जाते हैं। कांटों में पत्ते बदल जाते हैं, वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे राजस्थान का ये जो पश्चिमी वाला भाग है, जहां पर पूरा शुष्क भाग है, ये पूरा शुष्क भाग है। और यहाँ पर जितनी भी कटीली फटीली झाड़ियाँ खड़ी होती है, उगती हैं, वह क्या है कि पानी की कमी होने के कारण वो पत्ते क्या होते हैं, कांटों में बदल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कांटों में बदल जाते हैं। तो ये शुष्क वन जो है वो हमारे मरुद्भिद किस्म को लेकर के, मरुद्भिद किस्म की वैरायटी के वृक्ष है। और ये हमारे राजस्थान के पश्चिमी वाले क्षेत्र में, शुष्क वाले क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। और यहाँ पर 64%, कितना प्रतिशत है ये, राजस्थान के क्षेत्रफल का 64% वन इस शुष्क वन के यानी मरुद्भिद किस्म के वनों को लेकर के है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा सालर वन। कौन सा वन, सालर वन। और ये जो सालर वन है वह हमारे शुष्क सागवान और मिश्रित पतझड़ वाले भाग के बीच के अंदर जहां वर्षा हो रही है वहां पर ये सालर वन पाए जाते हैं, सालर वन पाए जाते हैं। और सालर वन का, इस सालर की लकड़ी का क्या उपयोग होता है, कौन बता सकता है, सालर की लकड़ी का उपयोग क्या है। ये हमारे कोटा, बूंदी, झालावाड़, अजमेर, सवाई माधोपुर के क्षेत्र में सालर वन पाए जाते हैं। इसका क्या उपयोग है, ये जो सालर वन है इसकी लकड़ी का उपयोग होता है एक तो माचिस बनाने में, क्या बनाने में, माचिस बनाने में। और दूसरा इसका जो उपयोग होता है वह है हमारे बोट बनाने में, नाव बनाने के लिए। नाव बनाने के लिए सबसे बेस्ट लकड़ी है ये सालर वन। और ये हमारे राजस्थान के अंदर पाई जाती है, हमारे राजस्थान में पाई जाती है। उसके बाद हमारे राजस्थान के अंदर एक वृक्ष भी पाया जाता है जो कि मार्च के महीने के बाद, मार्च के महीने के बाद वो जंगलों के अंदर लाल गुलाबी रंग के फूलों को लिए हुए रहता है। और ऐसा लगता है दूर से देखने पर उस जंगल को कि जैसे उस वन के अंदर, उस जंगल में आग लग गई हो, आग लग गई हो। और वो हमारा कौन सा है, ढाक। इसको क्या बोलते हैं अपन, ढाक का वृक्ष। इसे हम क्या बोलते हैं, पलास। इसको हम क्या बोलते हैं, पलास भी बोलते हैं। और ये ढाक या पलास के हर एक चीज काम आती है, हर एक चीज काम आती है। उसके पत्ते देखोगे तो शादी ब्याह के समय भोज के लिए जो पत्तल का यूज होता है, जहां पर खाना परोसा जाता है, वो हमारे इस पलास के पत्तों से बनता है, प्राचीन काल का ये। और इसके जो फूल होते हैं, इसके ये जो फूल होते हैं वो लाल गुलाबी रंग के होते हैं। और ये प्राकृतिक रंग बनाने के काम आते हैं। पुराने समय के अंदर होली के ऊपर जो रंगोलियां खेली जाती थी,
वो पलाश के फूलों के द्वारा रंग बनता था। हैंडीक्राफ्ट आइटम पे कलर्स करने का काम होता था, वो पलाश के फूलों के द्वारा होता था। और पलाश का पौधा तो आयुर्वेदिक को लेकर के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इस ढाक के इस पलाश को हम जंगल की ज्वाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमारा आरपी से पूछा है क्वेश्चन कि जंगल की ज्वाला किसे कहा गया है, तो वो कहलाएगा हमारा पलाश। और इस जंगल की ज्वाला को इंग्लिश में भी बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये फ्लैग ऑफ द फॉरेस्ट, फ्लैग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की ज्वाला बोला जाता है। और इसी पलाश का वानस्पतिक नाम, वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वानस्पतिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्म। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि ये पलाश को लेकर के हमारे आरपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चन ले लिए हैं कि वन की ज्वाला किसे कहा गया है, वन में आग लगती हुई दिखने वाला वृक्ष कौन सा है, उसके बाद में सामाजिक रीति रिवाज के कार्यों को लेकर के भोज में भोजन परोसने वाला जो पत्ता है वो किस वृक्ष का है, उसके बाद रंगोलियों को उपयोग में लाने हेतु प्राकृतिक रंगों में सबसे बेस्ट रंग किस वृक्ष का है, तो पलाश। किसका है? पलाश। एक बार फिर मैं रिपीट करना चाहूंगा, राष्ट्रीय वन नीति भारत के स्वतंत्रता के 1952 के अंदर, और इस राष्ट्रीय वन नीति ने ही कहा कि प्रत्येक स्टेट में 33.33% वन होने चाहिए। और इसी राष्ट्रीय वन नीति ने 1988 के अंदर इस वनों को सुरक्षित करने के लिए, उसको विकसित करने के लिए, संरक्षण को लेकर के योजनाओं का निर्माण और कानून बनाया। हमारे राजस्थान ने वन अधिनियम पारित किया 1953 में। और सबसे पुराना जो वनों का जो भाग हमारे राजस्थान में रहा है पाषाण काल का, वो जैसलमेर का आकल गांव, जो भी वर्तमान के अंदर है ना, वह एक बहुत ही पर्यटक क्षेत्र के रूप में डेवलप हो चुका है। और उस समय के पाषाणकालीन समय के जो वृक्ष हैं वो आज कोयला हो चुके हैं और पत्थर जैसे कोयला बन चुके हैं। और वनों को सुरक्षित रखने का सबसे पहले नियम आदेश जोधपुर के नरेश ने जारी किया था। और शुष्क सागवान, मिश्रित पतझड़, अर्धशुष्क सदाबहार वन, शुष्क वन, सालर वन, ढाक व पलाश जो हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं, वह राजस्थान की आन बान शान को गौरवित करने हेतु बातें करती हैं। क्योंकि हमारे राजस्थान की ऐसी स्थितियों के लिए यहाँ के महिलाओं के द्वारा, यहाँ के लोगों के द्वारा वृक्ष बचाव को लेकर के जो कार्य हुआ है, उसके अंतर्गत यहाँ पर वन को लेकर मेले का आयोजित होता है। खेजड़िया वन महोत्सव मनाया जाता है। और वनों को विकसित करने के लिए, वनों को बचाए रखने के लिए ऐसे वन के प्रेमी को अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। और इस वनों को बचाने के लिए विष्णु संप्रदाय ने अपनी प्राण को न्यौछावर किया। और इसके कारण ही बिहार के अंदर चिपको आंदोलन का निर्माण हुआ, चिपको आंदोलन का निर्माण हुआ। इस तरह से आज हमने राजस्थान के वन की एक छोटी सी भूमिका को देखा है। कल हम देखेंगे कि इस राजस्थान के अंदर वनों को विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने किन किन योजनाओं का निर्माण किया, और उस योजनाओं के अंदर हमारे राजस्थान के अंदर वनों का प्रतिशत कैसे बढ़ता हुआ गया। और फिर हम देखेंगे कि राजस्थान के अंदर इस वनों को लेकर के राष्ट्रीय व राज्य अभ्यारण्य का विकास कैसे हुआ। और इस तमाम वनों के बारे में जानकारी रखने के लिए, इस तमाम प्रकार के वनों के क्षेत्रफल को लिखने के लिए एक बुक्स लिखी जाती है। और उस बुक, वो जो बुक होती है वो पीली बुक्स कहलाती है। कौन सी बुक कहलाती है? पीली बुक्स। क्योंकि हमारे यहाँ पर 3 प्रकार की बुक्स हैं, रेड बुक, ग्रीन बुक और पीली बुक। तो पीली बुक के अंदर वनों के क्षेत्रफल का जो आंकड़ा, उनका नक्शा जो डेवलप किया जाता है, वो हमारी पीली बुक के अंदर होता है। रेड बुक जो कि विलुप्त हो चुकी है, ऐसे जीव, ऐसे जंतु, ऐसे पेड़ जो कि विलुप्त कंगार पे हैं, उसे रेड बुक में लिखा जाता है। और सबसे अधिक संख्या अगर कहीं बढ़ रही है,
उसका आंकड़ा जिस बुक्स में लिखते हैं वह हमारी ग्रीन बुक कहलाती है। तो एक बार फिर इस छोटे से यूनिट के अंदर पहला पार्ट जो है उसमें आपको हमने इस राजस्थान के वनों को लेकर के रूपरेखा दी है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह बहुत अच्छी तरह से आगे के यूनिट्स, योजनाएं, अभ्यारण्य, कहाँ पर वनों की संख्या ज़्यादा, कहाँ पर कम, न्यूनतम कहाँ, अधिकतम कम, इन वनों के अंदर कौन से जानवर पाए जाते हैं, उस पर हम खुल करके चर्चाएं करेंगे। और आप भी कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा ताकि आपकी जितनी भी मन की शंका हैं उसको हम पूरी कर सकें। हमारा वीर कोचिंग क्लासेस हर सप्ताह बुधवार और शनिवार को साय 6 बजे आपके समक्ष लाइव होकर के जुड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे इन वीडियो के अंदर जुड़िए और अपने प्रश्नों को हमारे तक लाए दीजिए ताकि हम उसका उत्तर दे सकें। और हमारा नया बैच भी शुरू हो चुका है। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे प्ले स्टोर के अंदर डिस्क्रिप्शन में हमारे मोबाइल नंबर अंकित हैं, आप फ़ोन कीजिए और मिलिए। और हमारा उद्देश्य तो एक ही है कि हम आपको बहुत अच्छी तरह से आरपीएससी की प्रतियोगिता के अंदर पास होने के लिए आपको टिप्स देते जाएं, आपको वो नॉलेज देते जाएं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो ये कहते हैं कि कम समय में बहुत अच्छी तैयारी की जा सकती है, लेकिन साथियों बेस्ट बनने के लिए समय चाहिए और बेस्ट ही हमारे जीवन को बहुत बेस्ट बना करके जाती है। क्योंकि आज का ये जो कंपटीशन युग जो है, जो पॉइंट पॉइंट पर लेकर के चल रहा है, मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे बातों को समझ चुके होंगे। आपके अंदर वो आग व तड़प होनी चाहिए कि हमें कुछ कर गुजरना है। हमारा एमसीक्यू पेपर भी हम आपके समक्ष रूबरू होकर के वर्णित कर रहे हैं ताकि उस प्रश्न के लिखने की शैली और उसके अंदर किस तरह से उत्तर को पकड़ना आप सीख सकें। आप हमारे उन तमाम वीडियो को आप देखिए और अपने कमेंट के माध्यम से अपनी समस्याओं को हमारे सामने रखिए ताकि हम उसका उत्तर दे सकें। एक बार फिर वीर कोचिंग क्लासेस की ओर से आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और हमारे मनोवैज्ञानिक स्किनर का कोटेशन जो हमारे इस कोचिंग का स्लोगन बन चुका है, माइंड, हार्ट एंड हैंड इफ आर कंट्रोल कंप्लीटली सक्सेस मैन।